तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी। और इंडियन इकोनॉमी में हम स्टार्ट करेंगे आज हमारा पहला लेक्चर, जिसमें कि हम देखेंगे इकोनॉमिक्स क्या होता है, किस तरीके से जो इकानमी जो इंडिया में है वो किस तरीके की इकानमी है। और आगे आगे हम स्टार्ट करेंगे, वन बाय वन लेक्चर में समझते जाएंगे। टोटली जितनी भी इकानमी है इंडिया की उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जुड़े रहें हमारे साथ। और रही बात इकोनॉमिक्स की, तो होप करता हूँ इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो सफिशिएंट होगी आपकी तैयारी के लिए। आप किसी भी पेपर, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इतना जो जितने भी लेक्चर हम लेंगे वो इनफ होंगे आपकी तैयारी के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पढ़ना इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स में हम दो वर्ड्स देखते हैं, एक इकोनॉमिक्स और एक देखते हैं इकॉनमी। इकोनॉमिक्स क्या होता है, जिसमें हम स्टडी करते हैं इकॉनमी की। ठीक है, इकॉनमी की हम जब स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। स्टडी ऑफ इकॉनमी उसको कहते हैं इकोनॉमिक्स, जो कि ड्राइव्ड हुआ है दो वर्ड से। ओएक्स मतलब फैमिली और नोमस मतलब लॉज। और ओएक्स मतलब फैमिली मतलब जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जैसे हमारे घर का हम किस तरीके से खर्चा चलाते हैं, किस तरीके से जितना भी सिस्टम है उसे किस तरीके से हम गवर्न करते हैं, हमारे रेंट्स, हमारे वेजेस, हमारी जो इनकम होगी, हमारी जो सैलरी है, फिर हमारी लाइबिलिटीज़ होंगी, उन सब चीज़ों को जब फैमिली में आती हैं और उस पर हम कौन कौन से लॉज लगाते हैं, किस तरीके से हमें अपनी जो कंजम्पशन है उसे पूरा करते हैं, किस तरीके से हम अपनी इनकम को खर्च करते हैं, उस सब को हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। और स्टडी ऑफ इकोनॉमी क्या है, ठीक है, स्टडी ऑफ इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स उसको बोलते हैं हम। और इकोनॉमी क्या होती है, साइंस ऑफ स्कैरसिटी। ठीक है, साइंस ऑफ स्कैरसिटी मतलब जब हम प्रैक्टिकल करते हैं इकोनॉमिक्स, जितनी भी हमने इकोनॉमिक्स को पढ़ा है उसे हम प्रैक्टिकली करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं ग्राउंड लेवल पे। इकोनॉमिक्स का जब हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे, उसे हम कहते हैं इकोनॉमी। और इकोनॉमी का मतलब साइंस ऑफ स्कैरसिटी, कमी को किस तरीके से पूरा करना है। हमारे साइंस, हम इसको इकोनॉमी को क्यों बोलते हैं, इसको साइंस भी बोलते हैं और आर्ट भी बोलते हैं। आर्ट क्या होता है कि जब आप किसी कमी को किस तरीके से पूरा करते हो उसको हम कहते हैं आर्ट। और साइंस क्या, वही उसके पीछे का लॉजिक जो है, किस तरीके से आप कौन सा लॉजिक लगाते हो। सो इसलिए हम कहते हैं साइंस ऑफ स्कैरसिटी, कमी को पूरा करने का साइंस। सो इकोनॉमी हम सबसे पहले समझते हैं इकोनॉमी क्या होता है। ठीक है, बार देखते हैं इकोनॉमी में क्या देखते हैं, मैक्सिमम रिवेन्यू अनलिमिटेड रिसोर्सेज, सबसे कम रिसोर्सेज में, जितने कम रिसोर्सेज का यूज़ करके आप सबसे ज़्यादा रिवेन्यू क्रिएट कर सको। फॉर एग्जाम्पल कि आपने थोड़े से पैसे खर्च किए और उसमें मैक्सिमम आपने आउटपुट निकाल। ठीक है, आपको आउटपुट मैक्सिमम मिली बट आपने इनपुट कम दी, उसको हम कहते हैं इकोनॉमी। और इकोनॉमी को हम साथ में ये भी देखते हैं, स्टडी ऑफ स्केरी रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। आपको तो पता है जो ह्यूमन है उसके अनलिमिटेड वांट्स हैं, उसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, सबको पूरा करना तो पॉसिबल नहीं है। बट जो इकोनॉमी है वही हमें सिखाता है किस तरीके से हम जो ज़रूरतें हैं, एक इंसान की जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा कर सकते हैं। किसमें, अनलिमिटेड ह्यूमन जो वांट्स हैं। ठीक है, जितनी उनकी वांट्स हैं अनलिमिटेड है, कितनी है कोई पता नहीं, हर इंसान की बहुत सारी जो डिमांड्स होती हैं सबको पूरा नहीं कर सकते। तो उनके अनलिमिटेड जो ह्यूमन वांट्स हैं उनको बहुत सारे स्केरी में कम रिसोर्सेज में पूरा कर सकें हम उसको देखते हैं किसमें, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। और जब हम इकोनॉमिक्स का यूज़ करते हैं ग्राउंड लेवल पे उसे हम कहते हैं इकोनॉमी। सो इकोनॉमी, जैसे कि एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं, जैसे कि सैलरी है किसी की 10,000 उसकी सैलरी है और उसके घर का रेंट 5,000 है और वो अपने खाने पे खर्च करता है उसमें से 4,000, तो 9,000 उसका खर्च हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल उसको कहीं पे जाना होगा तो वो फ्लाइट का यूज़ नहीं करेगा। फ्लाइट की टिकट जो है वो 3,000 की है, ट्रेन की टिकट 800 की है, तो वो यूज़ करेगा किसका, ट्रेन का, ना कि फ्लाइट का। फ्लाइट का यूज़ क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 3,000 की टिकट है और उसके पास 1,000 सारा बचा है। तो कम रिसोर्सेज में ज़्यादा उसने यूटिलाइज करना, उसको जाना भी जरूरी है और उसको वहाँ पर पहुँचना भी है, बट पैसे भी नहीं है, तो क्या करेगा वो यूज़ करेगा ट्रेन का, ना कि फ्लाइट का। तो इसी को कहते हैं इकोनॉमी। हमने यूज़ करा कि हम फ्लाइट को यूज़ नहीं करेंगे, हम किसको यूज़ करेंगे, ट्रेन को। उसके बाद हम देखते हैं जब हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो उसमें कुछ टर्म्स होती हैं, उसकी सब डिवीज़न है। जब आप उन सब डिवीजन को पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि इकोनॉमिक्स को किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं, किस तरीके से हम पढ़ते हैं और किस तरीके से हम एक कंट्री की इकोनॉमी को निकालते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली जो जरूरत है हमारी वो है कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या होता है, प्रोड्यूस डिमांड्स डिपेंड्स ऑन बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। कंजम्पशन क्या है, जितना हम कंज्यूम करेंगे। एक जैसे हम एक कंज्यूमर है तो कंज्यूमर जो कंज्यूम करेगा, फॉर एग्जाम्पल आप किसी दुकान पे जाते हो, अब वहाँ से चीनी लेकर आया, वहाँ से आटा लेकर आए, अब वहाँ से नमक लेकर आए, अब वहाँ से बिस्किट लेकर आए, सो वो आप कंज्यूम कर रहे हो। सो कंज्यूम मतलब जो कंजम्पशन है, जितनी ज़रूरत है उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन। सो सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है, कंजम्पशन पे डिपेंड करता है, हमने कितना कंज्यूम करा उस पर। दूसरा, कंज्यूम करने के लिए जैसे कि हमने कंज्यूम करा, फॉर एग्जाम्पल कि हम गए सॉल्ट लाने के लिए, चीनी लाने के लिए गए, बिस्किट लाने के लिए, तो पहले बिस्किट और उन सब की प्रोडक्शन तो होगी ना, बिना प्रोडक्शन के किस तरीके से आप कंजम्पशन करोगे। तो कंजम्पशन के लिए सबसे पहले प्रोडक्शन होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ बनेगी ही नहीं तो प्रोडक्शन, बिना प्रोडक्शन के कंजम्पशन कैसे होगी, आप खाओगे कैसे, अगर बिस्किट बना ही नहीं तो आप कंज्यूम कैसे करोगे। सो कंजम्पशन के लिए सबसे पहला हमने देखा कि कंजम्पशन, दूसरा हमने देखा प्रोडक्शन। कंजम्पशन के लिए क्या जरूरी है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है, फॉर एग्जाम्पल कि कोई रॉ मटेरियल आया, जैसे हमने क्या करा, आटा लिया हमने, ठीक है, पहले उसकी क्या थी, कणक थी, बीट को लिया, बीट को लेकर गए हम, उसका आटा बनाया, ठीक है, फ्लोर बनाया, फ्लोर से हमने बिस्किट बनाए। सो रॉ मटेरियल जो था, रॉ मटेरियल क्या था, वीट थी, वीट से फिर रॉ मटेरियल क्या बना, उसका जो फ्लोर बना, फ्लोर से फिर क्या बना, बिस्किट बना, तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन। इनपुट का ट्रांसफर करा हमने आउटपुट में।
एक इनपुट थी हमारे पास बीटा और आटा, और उसको कन्वर्ट करा हमने किसमें, बिस्किट में, तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन। जो एंड प्रोडक्ट निकलेगा उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि रिवार्ड और इनकम प्रोड्यूस होती है। जैसे कि कोई भी आप काम करोगे तो उसके बदले में आपको इनकम मिलेगी, या कोई अच्छा काम करोगे तो आपको रिवार्ड मिलेगा। जैसे कि बहुत सारे लोगों को भारत रत्न, तो उसको क्या पता है, अवार्ड्स वगैरह। तो अवार्ड्स की तरह रिवार्ड्स होता है, रिवार्ड्स और इनकम। जब आप कुछ भी काम करोगे, कुछ भी प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन के बेसिस पर क्या मिलेगा आपको, डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि जो कंज्यूमर होगा वो तो कंज्यूम करेगा, प्रोडक्शन वाले को क्या मिलेगा, जो प्रोड्यूस करेगा, जो फैक्ट्री होगी उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा पैसा, क्योंकि उसको भी तो चीज़ें चाहिए होंगी, तो वो भी तो चीज़ें खरीदेगा, तो उसके लिए उसको क्या डिस्ट्रीब्यूशन में क्या मिलेगा, रिवार्ड्स और इनकम मिलेंगे। उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जितना पैसा फैक्ट्री ने लिया, कुछ वर्कर्स में डिवाइड हुआ, कुछ जो उसके ओनर थे उसमें डिवाइड हुआ, कुछ एंटरप्रेन्योर में डिवाइड हुआ, जो जगह का रेंट होगा, ठीक है, उस जमीन का रेंट होगा जहाँ पे फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई होगी, उसका जो रेंट है, तो चारों में वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो लोगों में जो डिस्ट्रीब्यूट होगा पैसा, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन की वजह से जो डिस्ट्रीब्यूट होगा पैसा, उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सचेंज क्या होता है, एक्सचेंज हम जैसे कि ट्रेड और कमर्स, जैसे कि हम कुछ इंपोर्ट करवाते हैं, कुछ हमने चाइना से, जैसे कि हमने कुछ इंपोर्ट करवाया तो बदले में हमने कुछ चाइना को भी बेचा, तो उसको कहते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ट्रेड एंड कमर्स जिसको बोलते हैं। तो ट्रेड और कमर्स में क्या करते हैं, हम कुछ चीज़ें एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि पहले जैसे वाटर सिस्टम यूज़ किया करते हैं, कि होता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या होता है, वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम कहते हैं जैसे कि आप आटा लोगे, उसके बदले में आप लोहा लोगे, उनसे लोहे के बदले आप उनको आटा दोगे, फिर आटे के बदले में आपको शायद वो चीनी देंगे, और चीनी के बदले में आप उनको क्या दोगे, आटा दोगे, तो उसको कहते हैं वाटर सिस्टम, जिसमें कि एक्सचेंज किया जाता है। तो एक्सचेंज मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जहाँ फिर ट्रेड एंड कमर्स को हम एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं दो टर्म्स आती हैं इकोनॉमिक्स में, एक आती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और दूसरे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम क्या देखते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हम ये देखते हैं कि जो किसी भी प्राइस है, जो एक कंजप्शन, जो कंज्यूमर होगा वो क्या करेगा, वो कंज्यूम करने के लिए प्रोडक्ट लेके आएगा। सो जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो क्यों रेज हुआ, प्रोडक्ट का प्राइस फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी चीज़ का प्राइस जो 10 रुपये था वो 12 रुपये हुआ, तो पॉजिटिव इकोनॉमी क्या बोलते हैं कि इसका प्राइस क्यों बढ़ा, क्या रीज़न है इसके पीछे बढ़ने का, उसका जो लॉजिक है उसको फाइंड करने का किसका काम है, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि किसी चीज़ का प्राइस जो है वो क्यों बढ़ा, जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, महंगाई। तो महंगाई क्यों बढ़ी, वो किस में हम पढ़ते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि जो महंगाई है वो क्यों बढ़ी, क्या रीज़न है इकोनॉमिक्स जो उसका प्राइस का बढ़ने का, ठीक, उसको हम पढ़ते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। उसके बाद हम देखते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हम देखते हैं कि हम क्या प्राइस रखेंगे, जैसे कि वो गवर्नमेंट किसी भी चीज़ का प्राइस जो है वो गवर्नमेंट तय करती है, तो गवर्नमेंट किस तरीके से वो तय करेगी कि हम इसका क्या प्राइस रखेंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा, नॉर्मेटिव पे। नॉर्मेटिव का क्या काम है, बट शुड बी द प्राइस ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल का क्या प्राइस होगा, क्या रखेंगे हम, उसको हम बोलते हैं नॉर्मेटिव में पढ़ते हैं। पॉजिटिव में हम क्या करते हैं, क्यों बढ़ा प्राइस, नॉर्मेटिव में हम क्या रखेंगे उसके बारे में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं नॉर्मेटिव। देन हमारे पास 3 टर्म्स आती हैं जब हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए हमें 3 टर्म्स और पढ़नी होती हैं, जैसे हमने पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स देखा, वैसे ही इकोनॉमिक्स की जो टाइप्स होती हैं, जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मीजो इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैक्रो, माइक्रो और मीजो इकोनॉमिक्स, इसको पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि जो माइक्रो, मैक्रो और मीजो इकोनॉमिक्स है, इसको इकोनॉमिक्स को डिवाइड क्यों किया गया। डिवाइड करने के पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न था वो था ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन क्या हुआ 1929 में, जो इकोनॉमिक्स थी कहाँ की, यूएसए की न्यूयॉर्क जिसको कहते हैं, ठीक है। न्यूयॉर्क में एक बैंक था, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का जो गिरना, जैसे स्टॉक मार्केट गिरा, न्यूयॉर्क का जब स्टॉक मार्केट गिरा, ठीक है, मार्केट क्रैश हुआ, तो उसमें कम से कम 33 बिलियन का लॉस हुआ। 33 बिलियन यूएस जो डॉलर थे उनका लॉस हुआ, और जिसकी वजह से क्या हुआ, मंदी हुई। और एक देश का, जैसे हम जियो पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं, पॉलिटी में हम पढ़ते हैं कि एक देश का असर दूसरे देश पे पड़ता है, तो उसका असर पूरे जितने भी देश थे, यूरोपियन थे या फिर एशियन थे या फिर अफ्रीकन थे, हर जगह पे उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। सो उसके बाद टर्म जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डोमेन में आई, और उनका यूज़ किया जाने लगा, किस लिए कि हम किस तरीके से इकोनॉमिक्स को और बेटर तरीके से दिखा सकते हैं, किस तरीके से हम प्रोड्यूस करें, कि प्रोडक्शन कैसे हो, ठीक है, जिसमें हम जीडीपी ये सब कुछ पढ़ते हैं। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का जहाँ से, जो कि हम देखते हैं कि जहाँ से इसकी चर्चा स्टार्ट होती है। देन हम देखते हैं नेक्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम सबसे पहले देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, माइक्रो मतलब स्मॉल। जब हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन की बात करते हैं, एक सिंगल पर्सन या एक सिंगल फैमिली की बात करते हैं, ठीक है, वो किस तरीके से अपना जो पैसा उसको खर्च करेगा, किस तरीके से वो कंज्यूम करेगा, उस पर महंगाई का क्या असर होगा, जैसे कि उसकी डिफ्लेशन क्या होगी, उसकी सेविंग्स क्या होंगी। जब हम एक पर्सन या एक फैमिली की बात करते हैं उसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम एक व्यक्ति या एक फैमिली के बारे में पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, एक सिंगल व्यक्ति के बारे में, एक सिंगल फैमिली के बारे में पढ़ते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी स्मॉल लेवल पे। सेम वहीं पर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जब हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं पूरे होल एक कंट्री का, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं इंडियन इकॉनमी, ठीक है, इंडियन इकॉनमी, यूएसए की इकॉनमी। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, जब हम होल कंट्री का, जब पूरी कंट्री का हम क्या करते हैं, जैसे इंडियन कंट्री, यूएसए कंट्री, तो पूरी एक कंट्री का जब हम समझते हैं कि इकोनॉमिक्स उसकी किस तरीके से चल रही है, किस तरीके से हम उसको डेवलप करें, किस तरीके से उसमें हम इंप्रूवमेंट करें, उसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स।
ठीक है, स्टडी द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, पूरे कंट्री की। और जब हम एक सिंगल व्यक्ति की या सिंगल फैमिली की बात करते हैं उसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जैसे पूछ पढ़ते हैं। और फादर जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के वो बोलता है जॉन मैनर्ड कीन्स। जॉन मैनर्ड कीन्स की जो है उनको फादर कहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इन्हीं के नाम पर एक कीन्स इकोनॉमिक भी है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स होती हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स, उसमें कीन इकोनॉमिक्स में जो कि सेम है किसकी जगह, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स की तरह। और उनका कहना था कि जो कैपिटलिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट हम उसे कहते हैं जिसमें कि प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेट रूल है वो ज़्यादा हो, ओनर्स जो हो वो गवर्नमेंट के पास जो ओनरशिप है वो कम हो, और प्राइवेट जो है कंपनियाँ उनके पास ओनरशिप ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल की जैसे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ, हम पढ़ेंगे बैंक्स में उसको, आप यहाँ पे समझ लो कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक के जो बैंक थे वो पहले प्राइवेट हुआ करते थे, फिर उनको गवर्नमेंट ने एक्वायर करा और वो गवर्नमेंट के हो गए। ठीक है, गवर्नमेंट के हुए मतलब कि गवर्नमेंट उनको गवर्न करेगी, गवर्नमेंट उनके सारे डिसीजन लेगी, प्राइवेट कंपनी उनका डिसीजन नहीं लेगी। सो कीन्स का क्या कहना था कि जितने भी डिसीजन है ऐसे जो गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट के पास सिर्फ किस चीज़ का डिसीजन हो, जैसे कि किस तरीके की आपको आर्मी किस तरीके की रखनी है, लोगों को किस तरीके की सुविधा देनी है, उन सब चीज़ों की। लेकिन बाकी जो प्राइवेटाइजेशन जो इसकी हो वो किस लिए हो, ताकि आपको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिले, क्योंकि गवर्नमेंट जो होगी वो हर जगह पे ध्यान नहीं दे सकती। बट एक अगर कंपनी वो ग्रो करेगी तो उसके पास क्या होगा कि उसको किसी ना किसी तरीके से पैसा चाहिए होगा, वो कंज्यूमर को और अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ से। सो उनका कहना था कि जो कैपिटलाइजेशन इकोनॉमी है, इकोनॉमी को कैपिटलाइज किया जाए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं म्यूजो इकोनॉमी। म्यूजो इकोनॉमी में हम क्या देखते हैं, जब माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी में कुछ चीज़ें जो होती हैं हमसे छूट जाती हैं। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी में जो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं उसको हम पढ़ते हैं म्यूजो इकोनॉमिक्स। म्यूजो इकोनॉमिक्स मतलब जो इंटरमीडिएट मतलब सेंटर, माइक्रो और मैक्रो के बीच में जो चीज़ें आती हैं। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कौन सी है, इंडस्ट्रीज। जैसे कि इंडस्ट्रीज होगी, जैसे कि कौन कौन सी इंडस्ट्री, जैसे कि हमारे पास आती है ऑटो इंडस्ट्रीज, जैसे कि गाड़ियों का, उसको ना हम माइक्रो में पढ़ते हैं ना ही मैक्रो में पढ़ते हैं। सो हम ऑटो इंडस्ट्रीज को जैसे कि म्यूजो इकोनॉमी में पढ़ते हैं, जो कि बीच में आती है, ना वो बहुत बड़ी है ना वो बहुत छोटी है, तो उनको हम पढ़ते हैं किसमें, म्यूजो इकोनॉमी। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमी हम एक इंडिविजुअल की बात करेंगे, बट जब हम ऑटो इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो वो एक होल कंट्री की इकोनॉमी तो नहीं इस्टेब्लिश करेंगे ना, पूरी इकोनॉमी पूरी होल कंट्री की इकोनॉमी को तो नहीं बताएंगे। सो उसको पढ़ने के लिए हम कहाँ जाएंगे, म्यूजो इकोनॉमी में। तो हमने 3 टाइप की इकोनॉमिक्स पढ़ी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और म्यूजो इकोनॉमिक्स। देन हम देखते हैं अब कुछ और डिफरेंट टाइप्स होती हैं इकोनॉमिक को पढ़ने की, जिसको हम कहते हैं, ठीक है, डिफरेंट वेज ऑफ टू स्टडी इकोनॉमिक्स। कौन कौन सा हम किस तरीके से पढ़ते हैं वो आगे उसकी टाइप्स, और ये क्या है कि हम किस तरीके से इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, डिफरेंटली हम किस किस तरीके से हम इकोनॉमिक्स को पढ़ सकते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी। पॉलिटिकल इकोनॉमी में क्या होता है, जब एक पॉलिटी एक गवर्नमेंट है जो है, गवर्नमेंट के साथ साथ हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स दोनों को मिक्स करके पढ़ते हैं। किस लिए पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को मिक्स करके किस लिए पढ़ते हैं, जैसे हम इधर लिखा हुआ है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आर स्टडी टुगेदर टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन बाय द गवर्नमेंट। जब कोई भी गवर्नमेंट डिसीजन लेगी आपके लिए तो किस लिए कि इकोनॉमिक्स को और बेटर करने के लिए, आपको सुविधाएं देने के लिए। बट अगर उसको इकोनॉमिक्स का पता ही नहीं होगा, सिर्फ उसको पॉलिटिकल एजेंडे और पॉलिटी का ही पता है, तो वो इकोनॉमिक्स को कैसे देखी, बिना इकोनॉमी के देश कैसे चलेगा। सो किसी भी देश के लिए इकोनॉमी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है पॉलिटी और इकोनॉमी को साथ में पढ़ते हैं। जैसे कि हम इसकी एग्जाम्पल लेते हैं लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स हुए 1991 में, सबको पता है 1992 में जब लैंड रिफॉर्म्स हुए उस टाइम पे जो इंडिया की हालत थी वो काफ़ी ही नाजुक थी। 15 दिन का हमारे पास जो था परचेसिंग पावर पैरिटी बची थी, हमारे पास इतना ही पैसा बचा था कि हम 15 दिन और अपने देश को चला सकते हैं। तो उस टाइम क्या हुआ, सॉरी एलपीजी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एलपीजी में ये सब कुछ हुआ। और इधर हम देखते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स में लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स जैसे कि एलपीजी की हमने बात करें तो एलपीजी क्यों हुआ, तो एलपीजी का ये पॉलिटिकल एजेंडा था, तो एलपीजी जो पॉलिटिकल एजेंडा था उसका असर कहाँ पे हुआ, इकोनॉमिक्स पे असर हुआ। वैसे ही लैंड रिफॉर्म्स हुआ 1951 में, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर हुए, 9th शेड्यूल में लैंड रिफॉर्म्स को ऐड किया गया। पॉलिटिकल डिसीजन रहेगा किस लिए, ताकि जो लैंड ओनर्स हैं वो राइट जो है वो राइट फंडामेंटल राइट ना बने, फंडामेंटल राइट की जगह वो ऐसे नॉर्मली कानून रहे। तो इसको हम पॉलिटी में पढ़ते हैं डिटेल में, ठीक है। जब हमने पॉलिटी की वीडियो पूरी कंप्लीट करी थी तो उसमें हमने ये पढ़ा था, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें हमने पूरा पढ़ा था कि लैंड रिफॉर्म्स जो हैं क्यों कैसे हुए, ठीक है। सो 9th शेड्यूल में ऐड किया गया। सो जैसे लैंड रिफॉर्म्स हुए उसका असर इकोनॉमिक्स में पड़ा। हमने एक और एग्जाम्पल इससे पहले देखिए एलपीजी। सो एलपीजी का असर जो है वो भी इकोनॉमिक्स पे हुआ, ठीक है, था पॉलिटिकल डिसीजन लेकिन इकोनॉमिक्स पे उसका असर हुआ। उसके बाद हम सेकंड देखते हैं, सेकंड हमारे पास आता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, प्राइवेट ओनरशिप। जैसे कि इस तरह हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स में हम पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में, कैपिटलिस्ट में क्या होता है, जितनी भी ओनरशिप है, जितनी भी कंपनीज हैं वो गवर्नमेंट के पास ना हो कि किसके पास हो, किसी कंपनी के पास, किसी प्राइवेट पर्सन के, किसी इंडिविजुअल के पास हो, ठीक है। ओनरशिप जो हो वो प्राइवेट कंपनीज के पास हो, प्राइवेट कंपनी के पास। जिसकी हम एग्जांपल देते हैं 10th में 20th सेंचुरी अब थी, ठीक है, 19 का जो दौर चल रहा था 19 समथिंग, ठीक है, 50 से लेकर 2000 तक, ठीक है, उसमें यूएसए होता वो कैपिटलिस्ट था, अभी भी बहुत हद तक वो कैपिटलिस्ट है। इंडिया में अगर कैपिटलिस्ट की बात करें तो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, जब एलपीजी के बाद जब ग्लोबलाइजेशन हुई, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और
लिबरलाइजेशन जब हुई, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जब इंडिया में हुई, तब कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स, इंडिया को ऐसा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखा गया, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है कि प्राइवेट ओनरशिप ज़्यादा है और गवर्नमेंट का रोल बहुत ही कम है। गवर्नमेंट के पास जो ओनरशिप है बहुत कम है, और कैपिटलिस्ट के पास ओनरशिप जो है टोटल किसका है, कैपिटलिस्ट के पास, किसी कंपनी के पास है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कम्युनिस्ट इकोनॉमी। कम्युनिस्ट इकोनॉमी में होता है जो जितनी भी हमारी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी जो ओनरशिप होगी वो किसके पास होगी, गवर्नमेंट के पास होगी। कम्युनिटी किसके पास होगी, कैपिटलिस्ट में क्या होता है टोटली किसके पास होगी, प्राइवेट ओनर के पास, एक इंडिविजुअल के पास। बट कम्युनिस्ट में क्या होता है, इकोनॉमी टोटली किसके हाथ में होगी, गवर्नमेंट के हाथ में। गवर्नमेंट जो बोलेगी वही होगा, और जो प्राइवेट होंगे उनको भी गवर्नमेंट की बात पूरी सुननी पड़ेगी। जो प्राइवेट है उनका कोई रोल नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं चाइना में जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, और प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनको बहुत कम रोल दिया जाता है। सो कम्युनिस्ट में हम पढ़ते हैं कि जितने भी वो प्रॉपर्टी है उसकी जो ओनरशिप है वो किसके पास होगी, गवर्नमेंट के पास होगी, ना कि किसी प्राइवेट के पास। सोशलिस्ट में हम देखते हैं, सोशलिस्ट में क्या होता है, लार्ज पार्ट जो इकोनॉमिक्स का है वो किसके पास होगा, गवर्नमेंट के पास, और बहुत ही स्मॉल पार्ट, मान लो कि 80% जो इकोनॉमिक्स का जो हिस्सा है वो गवर्नमेंट के हाथ में होगा, और 20% किसके हाथ में होगा, जो प्राइवेट है। जैसे कि हम 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स हुए इंडिया में, उससे पहले जब इंडिया को देखते हैं तो इंडिया में अभी प्राइवेटाइजेशन इतना बड़ा नहीं था, ठीक है, बहुत कम हद तक जो प्राइवेट कंपनीज थी बाहर की वो बहुत कम तक इंडिया में आती थी, ठीक है। तो तब क्या होता है, टोटली जितनी भी जो भी कंपनीज थी उनके रूल किसका था, उस पर गवर्नमेंट का रूल था। जैसे कि नेशनलाइजेशन, बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, जैसे हमारे एयरपोर्ट्स उनका नेशनलाइजेशन हुआ, एरोप्लेन से उनका नेशनलाइजेशन हुआ। जो हमारा एयर जो सिस्टम है पूरा ही, ठीक है, उसका किसका नेशनलाइजेशन हो गया उसको, तो हम उसको कहते हैं सोशलाइज सिस्टम, जिसमें कि 20% ओनरशिप प्राइवेट को दी जाए और 80% किसको दी जाए, 80% की जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट खुद अपने पास रखे। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसको कि हम इंडियन कहते हैं। इंडिया जो कि इंडिया की जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी, जबकि प्राइवेट और पब्लिक किसको बोलते हैं, प्राइवेट और पब्लिक को बोलते हैं जो गवर्नमेंट किसकी है, बाय द पब्लिक है। जैसे हम पढ़ते हैं बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। सो जो मिक्स्ड इकोनॉमी में हम क्या करते हैं, जब प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही, प्राइवेट जो ओनर होगा और गवर्नमेंट दोनों मिलकर जब कोई भी रिफॉर्म्स करते हैं, ठीक है, इकोनॉमी को चलाते हैं, ठीक है, दोनों प्राइवेट भी, ठीक है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर जब इकोनॉमिक्स को चलाते हैं उसको हम देखते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, उसको हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। और इंडिया की जो इकोनॉमी है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। इंडिया कौन सी इकोनॉमी है, उसमें कैपिटलिज्म भी है और सोशलिज्म भी है। कैपिटलिज्म मतलब प्राइवेट को भी पूरा हक है, और सोशलिज्म मतलब गवर्नमेंट को भी पूरे राइट्स हैं कि वो जब चाहे उस पर जो डिसीजन है उसको ले सकती है। सो हमने कुछ टाइप्स की इकोनॉमिक्स देखी, मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कम्युनिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, और पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जो इकोनॉमिक्स है, जो एडम स्मिथ है उनको कहा गया फादर ऑफ, ठीक है, एडम स्मिथ को क्या कहा गया, एडम स्मिथ को कहा गया फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं एडम स्मिथ, क्योंकि उनके बहुत सारे सिद्धांत हैं जो इकोनॉमिक्स में यूज़ किए जाते हैं। उनके द्वारा बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, बहुत सारी जो थ्योरीज हैं इकोनॉमिक्स पे वो दी गई, किसके द्वारा, एडम स्मिथ के द्वारा, इसलिए उनको कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और बहुत सारे वो रिफॉर्म्स लेकर आए। और जो इंडिया के जो फादर हैं इकोनॉमी के, जो इंडिया में रिफॉर्म लेके आए, वो थे एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया पूरा नाम इनका था मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जिनका कि 1939 में इन्होंने पहली बार प्लानिंग कमीशन, जब हम आगे प्लानिंग कमीशन को डिटेल में पढ़ेंगे, सो प्लानिंग कमीशन को लाने का पीछे का जो रीज़न था वो सबसे पहले यही लेकर आए, ठीक है, प्लानिंग कमीशन को यही लेकर आए। और उसी की चर्चा किसमें है, किसने इनको रिफॉर्म्स करे, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। इन्होंने रिफॉर्म्स करे, कौन से रिफॉर्म्स करे, जो भी हमारी इकोनॉमी के रिफॉर्म्स वो करे मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। उसके बाद हम देखते हैं पीवी नरसिम्हा राव को फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोला जाता है। फादर ऑफ इकोनॉमी बोला जाता है मोक्षगुंडम को, और फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जितने भी रिफॉर्म्स हुए जैसे एलपीजी का जो रिफॉर्म्स हुआ, तो कुछ रिफॉर्म्स की गई, उसमें कुछ चेंजिंग की गई किसके द्वारा, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव का ना क्या करी, चेंजिंग करी, एलपीजी को लेकर आए। सो फादर ऑफ जो है इंडियन इकोनॉमी रिफॉर्म्स, उसको कहते हैं पीवी नरसिम्हा राव को, और फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी उसको कहते हैं मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। सो आज की वीडियो में होप करता हूँ आपको जितना भी हमने समझा वो समझ आया होगा, और आगे हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो लेकर आएंगे, ठीक है, वन बाय वन हम पूरी इकोनॉमिक्स को समझेंगे इसी तरीके से। होप करूंगा कि आपको जो भी हमने समझाया वो समझ आएगा, और हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे जितनी भी इकोनॉमिक्स हम पूरा टोटल डिटेल में पढ़ेंगे, आपको कोई भी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी उस चीज़ में, और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम में उसके लिए ये सफिशिएंट होगा। सो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।